नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है दोस्तों, उसी में हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। जो जैसा कि आप सभी जानते हैं 19 यानी 19 नंबर तक की जो टेस्ट सीरीज थी वो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है और पूरा बुक सोल्यूशन आपको दिया जा रहा था। यहाँ देखिए 20 नंबर का जो है उस पर हमें अब आपको चर्चा करनी है। सिर्फ दोस्तों इस बुक में एक टॉपिक और आपका बचा है, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन है। यह पूरी बुक आपको सोल्यूशन फॉर्म में मिल चुकी होगी। इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आने वाली जो भी वीडियोस हों वो आपको यथाशीघ्र मिलती रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक की बात हम कर रहे थे उसमें जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ये दोनों जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इस पर ही जो भविष्य की संभावनाएं हैं वह टिकी हुई है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप देखें तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनसे रिलेटेड क्या हमें पढ़ना है उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मानव कल्याण में महत्व, इन दोनों का मानव कल्याण में क्या महत्व है इसको हमें जानना है सिलेबस के अनुसार। वेक्टर देखना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी के बारे में जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों। ट्रांसजेनिक पौधे के बारे में हमको देखना है। फिर देखना है टिश्यू कल्चर, बायो पेस्टिसाइड और जैव उर्वरक। ये कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। और उसी पे आधारित जो अलग अलग स्टेट में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हुए हैं दोस्तों, उनके क्वेश्चंस का एक अच्छा कलेक्शन यूथ कंपटीशन टाइम अपने बुक के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। इसका आपको बाकायदा जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वहां देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो पहला क्वेश्चन है वह आपके सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुलेमित है। जो सही सुलेमित है उसकी चर्चा हमको करनी है। क्या है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, यानी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है। फिर दिया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च कोलकाता, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कटक में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। या केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। यह एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में आ चुका प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखें दोस्तों और आंसर करें। सही सुलेमित आपको यहां देखना है। तो इसमें दोस्तों ये जो दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को देखेंगे आप तो यह सही सुलेमित नहीं है। सही सुलेमित की बात करें तो जो सही सुलेमित है वो क्या है? आपका डी ऑप्शन है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, यानी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। ये आपका सही मैच किया गया है। अब आप देख लीजिए कि जिसमें जो ऑप्शन सही बन रहा है वह आपका ऑप्शन क्या बन रहा है? डी ऑप्शन बन रहा है। यह एक अच्छी संस्था है दोस्तों, जिसको आप देखें 21 अक्टूबर 1950, 21 अक्टूबर 1950 में दोस्तों इसको क्या किया गया? स्टेबलाइज कराया गया। तो इसे आप दोस्तों देख लीजिए। वहीं अगर हम कहें सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसकी हम बात करें CRRI,
इसकी हम दोस्तों बात करें तो इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 23 अप्रैल 1946 कटक जो कि उड़ीसा में है वहां हुआ है, न कि शिमला में। तो ध्यान दीजिएगा, यह यहां आपका सही हो रहा है कटक, ठीक है, उड़ीसा में है, इसका ध्यान रखेंगे। अगला जो आपके पास है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता दिया गया है, इसको देखिए। सेंट्रल जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसे आप जो है देखेंगे, इसकी बात तो जो सेंट्रल रिसर्च कोलकाता दे रहा है दोस्तों, यह कोलकाता में नहीं लखनऊ में है। साथ ही साथ जो NBRI यानी नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो नेशनल जो बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह भी कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में नहीं लखनऊ में है। इस तरह से दोस्तों यह दो इंस्टीट्यूशंस 1 और 2 लखनऊ में है, ये आपके कटक में है, और ये जो चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है मैसूर, यह सही मैचिंग में कहाँ है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, आपका मैसूर में। ये पूरे क्वेश्चन को दिमाग में सेटअप कर लीजिए दोस्तों, अच्छे प्रश्न हैं इनमें। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कह रहा है। करेक्ट फॉर गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जो है के लिए सही बात क्या है। बीटा कैरोटीन युक्त चावल होता है, इसका रंग पीला होता है, यह एक जीएम चावल है। जीएम मतलब जेनेटिकली, एम फॉर मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन दे रहा है, उसके बाद कथन के बेसिस पे और आगे दिया है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन तीनों में दिया है कि केवल ए, केवल बी एंड सी, केवल ए सी और ए बी सी। तो कौन सा सही है यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे दोस्तों अगर देखेंगे तो इसमें बीटा कैरोटीन की बात भी है इस चावल में। यह चावल जो है रंग के बेस पे पीले कलर में होता है, यह भी बात सही है। और जीएम टेक्नोलॉजी से इसे बनाया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यह भी बात सही है। इसके आधार पे देखेंगे ए बी सी तीनों सही हो रहा है, तो यहां दोस्तों डी ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2011 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ फॉलोइंग जीएम वैरायटी आर नाउ बीइंग कल्टीवेटेड वाइडली, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिकी रूपांतरित किस्मों को बृहद स्तर पर उगाया जाता है। व्हीट एंड मैगी, गेहूं तथा आम। कह रहा है अनुवांशिकी जो रूपांतरित किस्में हैं उसको बड़े स्तर पे उगाया जाता है, कौन सी किस्में हैं, गेहूं तथा आम है, सरसों तथा मूंगफली है, कपास तथा सोयाबीन है, मटर तथा बाजरा है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर कि कौन सा अनुवांशिकी रूपांतरित है और बृहद मात्रा में इसे क्या कर जाता है, उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो अगर देखा जाए दोस्तों तो जो कॉटन प्लांट है और सोयाबीन, कॉटन प्लांट और जो सोयाबीन है ये दोनों आप देखेंगे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली एक तरह से मॉडिफाइड भी हैं और इनको रूपांतरित करने के बाद बड़े पैमाने पे इन्हें क्या किया जाता है, उगाया भी जाता है, जरूरतों को ध्यान में रख करके। तो ये दोनों फसलें क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ऑप्शन यहाँ क्या है, सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है दोस्तों, देखें, हेरोडिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक प्लांट,
हीरोडिन किस ट्रांसजेनिक पौधे से प्राप्त होता है? तो हीरोडिन क्या है दोस्तों? एक ऐसा केमिकल्स है जिसका उपयोग ब्लड क्लॉटिंग के बेसिस पे आपने देखा है। तो यहाँ हीरोडिन किस ट्रांसजेनिक पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो दिया है, देखिए, रेफनेस सैटाइवस पहला ऑप्शन, दूसरा ब्रेसिका नेपस, तीसरा ऑप्शन हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चौथा ऑप्शन विंका रोजिया। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में। और देखें इसमें हीरोडिन की बात कर रहा है, तो हीरोडिन किससे मिलता है? चलिए दोस्तों, अगर हम हीरोडिन की बात करें तो ऑप्शन आपके सामने है। इसमें हीरोडिन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ब्रेसिका नैपस जो है उससे हीरोडिन मिलता है। जैसा कि हमने बताया, हीरोडिन, जो हीरोडिन है दोस्तों, उस हीरोडिन में यह जो पदार्थ है, यह नेचर देखा जाए तो इसका प्रोटीनियस है, प्रोटीन नेचर का है। और जोक जैसे जो जीव हैं उनमें एंटी क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब ब्लड का थक्का ना जमे, थक्का जमने से रोकता है ना। यह ब्लड में थक्का जो जमता है उसको थक्का जमने से रोकता है हीरोडिन। तो जो जोक आदि जीव होते हैं उनके शरीर से जब ये ब्लड सक कर रहे होते हैं तो उस दौरान हीरोडिन का सिक्रेशन करते हैं, ताकि जब ब्लड सक कर रहे होते हैं तो उनके माउथ वाले पार्ट में कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड क्लॉट हो जाए और उनका जो है जहाँ से ब्लड सक कर रहे हैं वो पूरा जाम हो जाए। तो थक्का न जमने पाए उसके लिए ये हीरोडिन नामक पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं। तो अब यहाँ जो मामला है, यहाँ क्या है, ट्रांसजेनिक पौधे से इसका उत्पादन जो किया जाता है उसमें ब्रेसिका नैपस नामक जो प्लांट है उससे हीरोडिन नामक पदार्थ या प्रोटीनियस जो सबस्टेंस है उसका उत्पादन किया जाता है। तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने दिमाग में सेटअप करिए। जीडी 2021 में आया हुआ अगला क्वेश्चन 5वां नंबर का, करेक्ट सीक्वेंसेज ऑफ द डिफरेंट स्टेप ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आर। पॉलीमरेज श्रृंखला प्रतिक्रिया के विभिन्न चरणों में सही क्रम है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है उसके बारे में यहां देखना है। एनलिंग, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनलिंग, डीनेचुरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनलिंग। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिया गया है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के जो विभिन्न चरण हैं विभिन्न जो चरण है दोस्तों उसकी चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, तो अगर देखें दोस्तों इसमें सबसे पहले जो होता है डीनेचुरेशन होता है। पहला ऑप्शन। दूसरा एनलिंग होता है। तीसरा एक्सटेंशन होता है। तो डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन ये 1 बाय 1 प्रोसेसिंग है
किस में, पीसीआर टेक्निक में, या पीसीआर टेक्निक, या जो पीसीआर टेक्नोलॉजी है, पीसीआर टेक्नोलॉजी को आप क्या कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके दौरान होने वाली जो सीक्वेंसेस स्टेप हैं वो यही है, पहले डीनेचुरेशन, फिर एनलिंग, फिर एक्सटेंशन। तो ये देख लीजिए आप, इसके आधार पे आपको ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन आपको सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन जीडी एग्जाम 2021 में आया हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज, पहला जो उत्पत्ति मूलक पौधा था वो क्या था, कपास का था, टमाटर का था, तंबाकू का था, गेहूं का था। क्वेश्चन नंबर 6, तो पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उसकी बात कर रहा है। तो जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है दोस्तों, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट की हम बात करें तो कौन सा है दोस्तों, टोबैको। टोबैको जो है दोस्तों पहला ट्रांसजेनिक प्लांट है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, जो ऑप्शन सी के रूप में आपको मिल रहा है। आगे बढ़ें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। हैप्लॉयड प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, अगुणित पादप पैदा किया जा सकता है। अगुणित जो पादप है उसे आप कैसे पैदा कर सकते हैं उसकी चर्चा है यहाँ। देखिए, हैप्लॉयड प्लांट की बात कर रहा है, पॉलन कल्चर से, साइटो कॉटिलिडान कल्चर से, सॉरी एम्ब्रियो कल्चर से, या मेरिस्टेमेटिक कल्चर से। तो आपको बताना है किस कल्चर व्यवस्था से आप हैप्लॉयड प्लांट को ग्रो अप करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो आप जानते हैं दोस्तों जो पॉलन है वह हैप्लॉयड या यंग स्टेज में रहता है। तो अगर हम पराग का संवर्धन करें तो इसकी सहायता से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अगुणित पादप क्या है, पैदा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ये ऑप्शन यहां सही हो रहा है। यूपीपीएससी जीडी एग्जाम 2000 जीडीसी एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन पोटेंट वीड किलर, निम्न में से कौन सा एक प्रबल खर पतवार नाशक है। पोटेंट वीड किलर यानी खर पतवार नाशक इसमें से कौन सा है, इंडोल एसिटिक एसिड, 2,4-D, TIBA, NPA। क्वेश्चन नंबर 8वां, तो अगर हम कहें प्रबल खरपतवार नाशक, प्रबल खरपतवार नाशक की हम बात करें दोस्तों तो 2,4-D, जो 2,4-D है वही क्या है, प्रबल खरपतवार नाशक है दोस्तों। तो यहाँ आपको बी ऑप्शन के रूप में मिल रहा है। देखें आगे बढ़ें, जीडी एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रीजनरेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम टिश्यू ऑफ प्लांट ऑफ द प्लांट इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना, पौधों के किसी भाग के ऊतक से पूर्ण पौधे का निर्माण निम्नलिखित किस प्रक्रिया पर आधारित है। तो ऊतक से दोस्तों पूरा पौधा बना लिया जाए तो ये किस प्रक्रिया पे है आपसे पूछ रहा है। दिया है टिश्यू ग्राफ्टिंग, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन,
जेनेटिक टैगिंग या टोपोटेंसी। तो आपको बताना है ऊतक से पूरे पौधे का निर्माण जो है किस प्रक्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 9। ऊतक से पूर्ण पौधे का जो निर्माण है अगर हम उसकी बात करें तो किसकी सहायता से होता है, यह प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखेंगे एक प्रोसेस होती है टोटी पोटेंसी, टोटी पोटेंसी, ऑप्शन डी। यह एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से आप देखेंगे दोस्तों ऊतक से पूर्ण पौधे का क्या है निर्माण किया जाता है। इस तरह से यहाँ जो क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। प्री एग्जाम 2021 में आया हुआ जीडीसी में क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। किस टेक्निक का उपयोग आरएनए अणुओं को पहचानने में लाया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट, साउथर्न ब्लॉट, नॉर्थर्न ब्लास्ट, ईस्टर्न ब्लॉट। यहां देखिए दोस्तों आरएनए अणुओं की जो पहचान है, आरएनए अणुओं की जो पहचान है उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, प्रश्न 10 में आपसे पूछ रहा है। तो आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा क्या, नॉर्दर्न ब्लॉट्स या ब्लॉटिंग। तो जो नॉर्दर्न ब्लॉट्स है या ब्लॉटिंग है, यह तकनीकी आरएनए अणुओं की पहचान के लिए उपयोग की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे ऑप्शन के रूप में आपको सी मिलेगा। ठीक है, इसी की सहायता से जेड डीएनए है, बी डीएनए है, ए डीएनए है, क्या डीएनए है, किस टाइप का, ये चीज पहचानी जाती है। उत्तराखंड लेक्चरर एग्जाम मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैलस ग्रोथ। कैलस के ग्रोथ के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। कैलस क्या है दोस्तों, कैलस एक तरह से प्री पार्ट है प्लांट का, ग्रोथ के दौरान टिश्यू का एक समूह है जो कि टिश्यू कल्चर में उपयोग किया जाता है। जो कैलस ग्रोथ है दोस्तों, विटामिन में कैलस वृद्धि जो है वह आवश्यक है। इनोसिटोटॉल, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनिक अम्ल, थाइमिन। तो कैलस वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कौन सी विटामिन आवश्यक है कैलस के लिए, ये चीज पूछ रहा है। तो सेल्स लेने के बाद टिश्यू कल्चर में जब उनको नेचुरल मीडियम दे करके ग्रो अप कराने का प्रयास किया जाता है तो वहां ढेर सारे सेल्स टिश्यू के रूप में आपको मिलते हैं जिसे हम कैलस कहते हैं। और ये जो कैलस है इसके लिए अगर हम एंजाइम की बात करें, सॉरी विटामिन की बात करें, तो विटामिन की बात करें इसमें थायमिन, जो थायमिन विटामिन है दोस्तों वह बहुत आवश्यक हो जाता है
वृद्धि के बेसिस पे, जो कि आपको ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी में आपको मिलेगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, जिसका ऑप्शन डी आपको यहां सही मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ, उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम 2020 में आया हुआ 12 नंबर का प्रश्न। एजोला इज यूज्ड एज द बायो फर्टिलाइजर बिकॉज, एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि तेजी से गुणित होकर अत्यधिक मात्रा में जैव भार उत्पादित करता है। दूसरा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु उत्तरदायी राइजोबियम के साथ सहयोजित रहता है। तीसरा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु उत्तरदायी साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोजित होता है। और लास्ट डी ऑप्शन, माइकोराइजा के साथ सहयोजित होता है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में आपको बताना है कि जो एजोला है बायो फर्टिलाइजर के रूप में वह प्रयोग किया जाता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों यह प्रयोग किया जाता है, उसकी खास बात क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, और उसमें से देखेंगे तो अगर हम बात करें एजोला की, तो एजोला के लेने के पीछे, यूज करने के पीछे नाइट्रोजन स्थिरीकरण है दोस्तों। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु, देखिए सी ऑप्शन में दिया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु उत्तरदायी साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोजित रहता है। ये कौन, एजोला। इस वजह से एजोला लिया जाता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, सहायता करता है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम मेंस 2020 में अगला क्वेश्चन, कैलस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कैलस फॉर्मेशन होता है, कैसे निर्माण होता है इसका, प्राणी कोशिकाओं के संवर्धन से, कैसर कोशिकाओं के संवर्धन से, पादप कोशिकाओं के संवर्धन से, प्राणी भ्रूण संवर्धन से। तो देखें दोस्तों, कैलस का निर्माण किससे होता है। जब भी कैलस की बात आई है दोस्तों, तो वहां आप देखेंगे प्लांट टिश्यू का यूज किया जाता है। तो यहां ऑप्शन आप सी यूज कर सकते हैं 13 नंबर के ऑप्शन में। उत्तराखंड लेक्चरर एग्जाम मेंस 2020 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट अ ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा नहीं है। तो आप देखेंगे गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, बीटी बैगन, शंकर धान। तो बीटी ट्रांसजेनिक प्लांट यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट हैं उनमें से देखिए गोल्डन राइस है, बीटी क्रॉप है, बीटी ब्रेजन है, क्योंकि बीटी यानी बैसिलस थुरोजेनेसिस। तो जो ये हाइब्रिड दिया गया है दोस्तों राइस, ये नहीं होगा। बाकी तीनों ऊपर के क्या हैं, जो दिया गया है ABC ऑप्शन, वो हैं। उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम 2020 में आया हुआ 15 नंबर का अगला क्वेश्चन, सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकैप्सुलेटिंग सोनैटिक एम्ब्रियो विथ। कायिक भ्रूणों को किसके द्वारा संपुटीकरण से कृत्रिम बीजों के निर्माण किया जाता है। सोडियम क्लोराइड से, सोडियम एल्जिनेट से, सोडियम एसीटेट से, सोडियम नाइट्रेट से। तो ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, कायिक भ्रूणों को किसके संपुटीकरण से कृत्रिम बीजों का निर्माण किया जाता है। फिर से देख लीजिए, सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकैप्सुलेटिंग सोमैटिक एम्ब्रियोज विथ, किसकी सहायता से। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है दोस्तों, देखें। अगर देखें दोस्तों इसमें, तो जो सोडियम देखेंगे, सोडियम एल्जिनेट है, उसको देखेंगे तो वह ऑप्शन आपके यहाँ बी के रूप में आपको दिया गया है। यही ऑप्शन क्या है, यहाँ सही हो जाएगा। कायिक भ्रूणों को संपुटीकरण की कृत्रिम विधि से बीजों का जो निर्माण है वह सोडियम एल्जिनेट की सहायता से हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी क्या है, सही होगा। राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2015 लेक्चरर एग्जाम उत्तराखंड RPSC राजस्थान का ही 2016 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 16, द जेनेटिकली आइडेंटिकली पॉपुलेशन ऑफ प्लांट राइज फ्रॉम सिंगल प्लांट इज टर्म्ड एज। एक ही पादप से प्राप्त अनुवांशिकता समरूप
पादपों की समष्टि कहलाती है? क्लोन, संकर, हाइब्रिड, उपरोक्त में से सभी। क्या कह रहा है? जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन प्लांट राइज्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट इज टर्म्ड, यानी एक ही पादप से प्राप्त आनुवंशिकता समरूप पादपों की जो समष्टि है वह आपस में क्या कहलाती है ना? आनुवंशिकता के स्वरूप समरूप रूप जो पादप है उनके समूह या समष्टि जो है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे आइडेंटिकली तो दोस्तों हमेशा क्या बनता है? क्लोन बनता है ना? क्लोन फॉर्म होगा जेनेटिकली। तो यहाँ ऑप्शन ए में आपको क्लोन दिखा है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका क्या है? सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जीआईसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 17। इको आर फर्स्ट या वन क्या है भाई? टर्मिनल ट्रांसफरेज है, टर्मिनल ट्रांसफरेज है या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वेक्टर वायरसेज है या वेक्टर प्लाज्मिड? 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने। तो अगर इसको देखा जाए दोस्तों, इको आर फर्स्ट, तो ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रूप में ये उपयोग किया जाता है। तो ई को आर फर्स्ट या आई जो आपका दिया गया है वो क्या है? एक तरह का क्या? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बेसिस पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आश्रम पद्धति 2021 में आया हुआ अगला क्वेश्चन 18 नंबर का। वाई इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक कल्चर मीडियम समटाइम कल्टीवेटेड चारकोल इज एडेड, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में बनने में कभी कभी सक्रियता चारकोल क्यों मिलाया जाता है? तो सकृत का चारकोल मिलाने का कारण आपसे पूछ रहा है किसमें? कृत्रिम संवर्धन में कि सिंथेटिक कल्चर मीडियम में। तो कार्बन के स्रोत के रूप में मिलाया जाता है, प्रतिजैविक सक्रियता के लिए मिलाया जाता है, विषाक्तता अवकारक के रूप में मिलाया जाता है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में मिलाया जाता है। 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने। यह दोस्तों कृत्रिम संवर्धन माध्यम में जो सक्रिय चारकोल मिलाया जाता है यह रिड्यूस करता है टॉक्सिसिटी को। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे सी ऑप्शन, यहाँ विषाक्त अवकारक के रूप में जो सक्रिय चारकोल है उसका उपयोग किया जाता है, इसी वजह से इसको मिलाया जाता है। तो 18 में जब ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो जो सी ऑप्शन आपका है वही क्या है? सही होगा। प्री एग्जाम 2002, 2003, 2010 में आया हुआ अगला क्वेश्चन। द टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन की तकनीकी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्रांसग्रेशन, हाइब्रिडोमा, साइबरीकरण, हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों। कह रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन की जो तकनीकी है उसे क्या कहा जाता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगर हम उत्पादित करते हैं तो उसकी जो टेक्निक है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमा कहते हैं। हाइब्रिडोमा कहते हैं। यहां बी ऑप्शन में आपको दोस्तों यह मिल जाएगा। तो 19 नंबर में ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। निम्न में से कौन सा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, अगला दिया है पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही जांच के साथ संपूरकता, कंप्लीमेंट्री विद द सेम प्रोब्स। चौथा दिया है डीएनए का प्रतिबंधन नक्शा या रिस्ट्रिक्शन मैप ऑफ द डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो आधार है वो क्या है, 20 नंबर का प्रश्न। आप देखेंगे दोस्तों न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ जो डीएनए है, यही क्या है, फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनता है। यानी इसी चीज को यहां देखा जाता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में ही 20 नंबर के क्वेश्चन जो है उसमें आंसर दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए ही दोस्तों आपका सही हो जाएगा। प्री एग्जाम 2010 में आया होगा क्वेश्चन 21 नंबर का, मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं। आणविक जो कैंची है रिस्ट्रिक्शन इंजो न्यूक्लियोज को कहते हैं, यस1 न्यूक्लियस को कहते हैं, टेक पॉलीमरेज को कहते हैं, एल्कालाइन फास्फेटेज को कहते हैं। तो 21 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। क्या, रिस्ट्रिक्शन जो इंडोन्यूक्लियेज है इसी को मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, क्योंकि यह डीएनए के सीक्वेंसेस को बीच बीच में अलग करने के लिए कैंची की तरह काम करता है, काटने का काम करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्री एग्जाम 2001 में आया हुआ अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, which enzyme act as biological सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपके सामने है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, अभी आप देख करके आए हैं, यही क्या है, बायोलॉजिकल सीजर के रूप में काम करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। आगे प्री एग्जाम 2008 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द केमिकल क्निफ ऑफ डीएनएआर, रासायनिक चाकू की जो बात कर रहा है वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन आपका क्या है, डी। प्री एग्जाम 2007 में अगला क्वेश्चन 24 नंबर का,
ब्रूस प्रूफ टोमेटो हैज बीन डेवलप्ड बाय द एम्प्लॉइंग। ब्रूस ब्रूस प्रूफ जो टमाटर है नियोजित करके विकसित किया गया है, किसके द्वारा? एम्प्टी सेंस आरएनए तकनीकी, दैहिक संकरण, उत्परिवर्तन और चयन, सामंजस्यपूर्ण उपचार। तो 24 नंबर का प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। तो टमाटर का जो नियोजित करके विकसित किया गया है ब्रूस प्रूफ, तो आप देखेंगे उसमें दैहिक संकरण है, यानी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है दोस्तों। यहां आप देखेंगे बी ऑप्शन के रूप में 24 नंबर के प्रश्न में मिल रहा है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। प्री एग्जाम 2007 में आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, कास्मिडार प्लाज्मिड विथ कॉस साइट, कॉस इज ऑब्टेन फ्रॉम, कॉस्मिड एक कॉस साइट है जो कि प्लाज्मिड होते हैं और क्रॉस प्राप्त होते हैं। तो कॉस्मिड एक क्रॉस साइट वाले प्लाज्मिड हैं। कॉस साइट का जो प्लाज्मिड है प्लाज्मिड एक क्रॉस साइट वाले प्लाज्मिड होते हैं, जिससे क्रॉस प्राप्त होते हैं। तो किससे मिलते हैं भाई? ये आपको पूछ रहा है, एग्रोबैक्टीरियम से, इकोलाई से, लैम्डा फेज से, या पीआर 322, पीबीआर 322। 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने, 25 नंबर। तो अगर हम कास्मिड एक क्रॉस साइट वाले प्लाज्मिड की बात करें तो यह प्राप्त किससे होता है? तो आप देखेंगे जो लैम्डा फेज होता है उन्हीं से इसका निर्माण होता है। तो आप देखेंगे सी ऑप्शन में आपको यहां दिया गया है। देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। टाइप्लाज्मिड यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाने वाला जो टाइप्लाज्मिड है वह प्राप्त किया जाता है एस्क्रेसिया कोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम राइजोवियन से, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस से। तो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 देखें। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस आप देखेंगे डी ऑप्शन के रूप में है। इसी से दोस्तों आप देखेंगे टाई जो प्लाज्मिड है यह प्राप्त किया जाता है। तो 26 का डी ऑप्शन दोस्तों क्या है? सही हो जाएगा। प्री एग्जाम 2006 में आया होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज फॉर पीसीआर रिएक्शन, निम्न में से कौन सा एंजाइम पीसीआर प्रतिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो है क्या? इंडोन्यूक्लिएजेज, राइबोन्यूक्लिएजेज, टक पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 27 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। एंजाइम जो कि पीसीआर रिएक्शन में उपयोग किया जाता है, तो आप देखेंगे दोस्तों टेक
जो पॉलीमरेज है उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन सी में आपको दिया गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन आपका सी। अगला पीजीटी बालाजी 2011 में आपका अगला क्वेश्चन 28 नंबर का, द डीएनए पॉलीमरेज विच वन यूज्ड फॉर पीसीआर इज डिराइव्ड फ्रॉम। पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है? ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, रोडोबैक्टीरियम, थर्मस एक्वेटिकस। 28 नंबर का प्रश्न। यही टेक का लॉन्ग फॉर्म है दोस्तों। पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज जिस जीव से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे थर्मस एक्वेटिकस नाम देते हैं। तो थर्मस एक्वेटिकस नाम होगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है। देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी। प्री एग्जाम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मोफिलस एक्वेटिकस। थर्मोफिलस एक्वेटिकस निम्न में से कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, टक पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। 29 नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखें दोस्तों। अभी टेक पॉलीमरेज की बात आपने की थी, यही तो है दोस्तों, यहाँ क्या है, सही हो जाएगा। प्री एग्जाम 2006 में आया हुआ 30 नंबर का क्वेश्चन, अ बैसिलस स्पीसीज यूटिलाइज एज द बायो इंसेक्टिसाइड इज। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस की बात आप नाम किए से बीटी। यहाँ देखिए 30 नंबर में जो 30 नंबर का प्रश्न है उसमें बी ऑप्शन आपका क्या है, सही हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्री एग्जाम 2000 में आया हुआ क्वेश्चन, जीन विच इज कन्फर्म एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस टू द बैक्टीरियम आर लोकेटेड। वे जीन जो जीवाणुओं को प्रतिजैविक प्रतिरोधन प्रदान करते हैं स्थित होते हैं पॉलीराइबोसोम में, प्लाज्मिड पर, माइटोकांड्रिया में, प्लाज्मा झिल्ली में। 31 नंबर का प्रश्न 31, वे जो जीवाणुओं को प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करते हैं वह किस पे स्थित होते हैं? तो दोस्तों यह प्लाज्मिड में होते हैं। यह आपको बी ऑप्शन के रूप में यहां देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन बी। पीजीटी बायोलॉजी 2003 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, जीन विच इज कन्फर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन। ऐसे जीन जो कीटाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं स्थित होते हैं पॉलीराइबोसोम्स में, आरएनए में, प्लाज्मिड में, सर्कुलर डीएनए ऑफ न्यूक्लियोटाइड में, या किसमें? देखें ऐसे जीन जो कीटाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं। एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंसी जो बैक्टीरिया है उसे प्रदान करते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन, तो ऐसा कौन सा है जो प्रदान करता है भाई इसमें से? पॉलीराइबोसोम्स, आरएनए, प्लाज्मिड, या डीएनए ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सर्कुलर डीएनए। तो 32 नंबर का क्वेश्चन देखें दोस्तों, इसमें
जो प्लाज्मिड है वही आंसर होगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। इसे देख लीजिए दोस्तों 32 का ऑप्शन सी। प्री एग्जाम 2000 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन मेड सीरियल्स, मानव निर्मित जो धान्य है वो क्या है? अरेबी, डाप्सिस, टिटिकेल्स, रैफिनो, ब्रेसिका, गासिपियम। तो 33 नंबर का क्वेश्चन 33, मानव निर्मित कौन सा है भाई इसमें से? तो जो टिटिकेल है दोस्तों, इसी पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मानव ने इसे बनाया है। तो टिटिकेल्स जो है यहाँ ऑप्शन 33 में बी दिया गया है, वही सही होगा। प्री एग्जाम 2002 और बॉटनी 2003 में आया अगला क्वेश्चन, PBR 322 इज फेमस, किसके लिए प्रसिद्ध है? यह विषाणु है, प्लाज्मिड है, बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी कीटनाशी है, क्या है भाई आपको बताना है। 34 नंबर का प्रश्न, PBR 32 की बात करें तो ये दोस्तों क्या है? एक प्लाज्मिड है। क्या है? प्लाज्मिड है, बी ऑप्शन। ठीक है। 35 2002 में आया हो क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीवायरल पोर्शन, कौन सा एक आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रतिविषाणु प्रोटीन है? ह्यूमेलिन, इंटरफेरांस, ह्यूमेफेजिलिन्स या ग्रेसियोफुल्विन। 35 क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, एक आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रतिविषाणु प्रोटीन में से कौन है? 35 में वही आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर हम इंटरफेरान की बात करें तो जो यही इंटरफेरान है, यही क्या है? आनुवांशिक प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित एक क्या प्रतिविषाणु प्रोटीन है। यहां भी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। प्री एग्जाम 2002 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, साउथर्न ब्लॉटिंग इज टेक्निक फॉर, सदर्न ब्लॉटिंग एक विधा है, तरीका है क्या? न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण का, आकलन की, प्रोटीन आकलन की, या खंडों के अभिनिर्धारण की। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एस्टिमेशन ऑफ डीएनए, एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। तो सदर्न ब्लॉटिंग किसके काम आती है? तो आपने देखा था कि आइडेंटिफिकेशन डीएनए किया जाता है। तो यहाँ 36 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, और क्या होगा? ऑप्शन डी। ये प्रश्न आ चुका है आपके सामने, अभी पढ़ाया हूं। ठीक है। अगला प्रश्न प्री एग्जाम 2002 में आया हुआ, अ सिग्निफिकेंस इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी विकिरणों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है क्या? क्षारक टार्टोमर का उत्पादन, फास्फोडाइपर बंधों का टूटना, पिरिमिडिन डाइमर का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण का प्रेरण। तो देखेंगे क्या होगा। विकिरणों का महत्वपूर्ण प्रभाव, प्रोडक्शन ऑफ बेसिस ऑफ टार्टोमर्स, ब्रेकेज ऑफ फास्फो डाइस्टर बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडिन डाइमर, इंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो 37 नंबर का प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 37, ऑप्शन देखें दोस्तों तो आप देखेंगे अल्ट्रावायलेट यानी यूवी जो रेज है वो क्या करती है। यह प्रश्न आपके सामने है, तो आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडिन डाइमर,
ऑप्शन सी के रूप में है। यही आपका यहाँ क्या है, सही हो जाएगा। प्री एग्जाम 1998 में आया अगला क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूजफुल इन फोरेंसिक साइंस, निम्नलिखित तकनीकी में से कौन सा फोरेंसिक विज्ञान में उपयोगी है। डीएनए फूड प्रिंटिंग, डीएनए फ्रूट प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जेनेटिक इमेजिंग, उपरोक्त में से तीनों। तो तकनीकी जो फोरेंसिक विज्ञान के लिए उपयोगी है, तो देखेंगे दोस्तों डीएनए फूड प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और जेनेटिक प्रिंटिंग, ये जो तीनों तकनीकी हैं वह महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आप देखेंगे डी ऑप्शन दिया गया है, ऑल ऑफ दीज, तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इन तीनों का उपयोग जो है, टेक्निक्स का जो उपयोग है वो फोरेंसिक साइंस में किया जाता है। प्री एग्जाम 1999 में आया हुआ 39 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट नोन फॉर द हिज रिसर्च वर्क ऑन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के ऊपर रिसर्च में कौन से भारतीय साइंटिस्ट जाने जाते हैं। तो आप देखेंगे आरएनए सिंह, एमएस स्वामीनाथन, लालजी सिंह, तो एससी महेश्वरी, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें उम्मीद है। आंसर करें दोस्तों 39 नंबर का क्वेश्चन। लालजी सिंह साहब हैं, यह चांसलर के रूप में भी रहे हैं आपके कहाँ, बीएचयू में, और जौनपुर टीडी इंटर कॉलेज जो है उससे इन्होंने इंटरमीडिएट अपने कंप्लीट किया था, और उसके बाद बीएचयू जा कर के इन्होंने ग्रेजुएशन और पीएचडी किया, और वहीं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइनिंग लिया, और रिसर्च के माध्यम से उन्होंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इंडिया में सबसे पहले नींव रखी। तो यहाँ आप देखेंगे लालजी सिंह साहब बहुत फेमस है, इनको आप याद रखेंगे। 39 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर क्या है, सी। प्री एग्जाम 2001 में आया हुआ 40 नंबर क्वेश्चन, द स्पीसीज इन विच सक्सेस हैज बीन अचीव्ड इन द राइजनिंग द हैप्लॉइड एम्ब्रियोज फॉर द फर्स्ट टाइम, वह जाति जिसमें प्रथमतः अगुणित भ्रूण उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की गई। धतूरा स्टेमेनिया, कैबिनस सैटाइवा, मोरस अल्बा, कैरिका पपाया। तो देखें दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न, आपको यह प्रश्न पहले भी मिल चुका है, किसमें, धतूरा स्टेमोनिया नामक जो प्लांट है धतूरा का, उसी में सबसे पहले अगुणित भ्रूण उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की गई थी। हैप्लॉइड एम्ब्रियोज बनाने में जो सक्सेस मिली थी वह धतूरा स्टेमोनियम में मिली थी। तो आपका ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। प्री एग्जाम 2009 में आया हुआ अगला क्वेश्चन 41 नंबर का क्या कह रहा है, व्हाट आर द ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है। स्मॉल फ्रेगमेंट फॉर आरएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए फॉर फ्रॉम डीएनए, एमआरएनए फ्रॉम डीएनए एंड स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। आरएनए एक छोटे टुकड़े होते हैं, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं, इसका नाम सुन चुके हैं। यह स्मॉल क्या है, फ्रेगमेंट है, किसका, डीएनए का। तो ऑप्शन यहाँ क्या है, डी। एलटी ग्रेड जीआईसी 2012 में आया अगला क्वेश्चन 42 नंबर का, ट्रांसजेनिक एलिमेंट आर दोज व्हिच हैव, ट्रांसजेनिक जानवर वे होते हैं जिनमें समस्त कोशिकाओं में बाह्य आरएनए होता है, कुछ कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है, समस्त कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रांसजेनिक जानवर या एनिमल किन्हें कहेंगे, 42 नंबर का क्वेश्चन। अगर इनकी समस्त कोशिकाओं में बाह्य डीएनए हो तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक एनिमल के बेस पे देखेंगे। ऐसे एनिमल को क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल, जिनमें सभी जो डीएनए के कोशिकाएं हैं वो क्या हों, बाह्य हों। 43 नंबर का क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूस, ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है इंड्यूसिंग जेनेटिक म्यूटेशन,
अरेस्टिंग स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन, डिलीटिंग सेक्स क्रोमोसोम, इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन। 43 नंबर का प्रश्न, फोर्टी 43 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन, विदेशी जीनों को प्रविष्ट करा करके आप देखेंगे ट्रांसजेनिक पादप उत्पन्न किए जाते हैं। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है वह आपका सही होगा 43 नंबर के प्रश्न में। अगला क्वेश्चन जीआईसी 2012 में पूछा गया एलटी ग्रेड वाले में। 44 नंबर का, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स बाय जेनेटिक इंजीनियर प्लांट इज कॉल्ड। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न पौधों में से रसायन तथा औषध उत्पादन को कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्माकोलॉजी। फोर्टी 44 नंबर का प्रश्न, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न पौधे से रसायन तथा औषध का उत्पादन जो है उसे क्या कहते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ देखेंगे आणविक खेती या कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मिंग। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 44 में। एलटी ग्रेड जीआईसी 2015 में आया अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। शटल वेक्टर रिफर्स टू, शटल जो वेक्टर है वह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है। यहाँ देखिए प्राकृतिक जीवाणु प्लाज्मिड को, कृत्रिम जीवाणु प्लाज्मिड को, जीवाणु भोजी लैम्डा संवाहक को, या पुनर्संयोजन प्लाज्मिड को, जिसे 2 या अधिक विभिन्न जातियों में संवर्धित किया जा सकता हो। तो शटल वेक्टर क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा है। नेचुरल बैक्टीरियल प्लाज्मिड, आर्टिफिशियल बैक्टीरियल प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज लैम्डा वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन द 2 आर डिफरेंट स्पीसीज। 45 नंबर का प्रश्न, तो यहां देखेंगे दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा। शटल वेक्टर क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है इन 2 डिफरेंट स्पीसीज, 2 विभिन्न जो स्पीसीज है उनके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ही हम क्या कहते हैं, शटल वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एलटी ग्रेड जीआईसी 2015 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, लाइगेज एंजाइम इज यूज फॉर, लाइगेज एंजाइम का यूज किस में किया जाता है। स्प्लिटिंग डीएनए थ्रेड, ज्वाइनिंग बाइट्स ऑफ डीएनए, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, नन ऑफ दी। डीएनए धागों को तोड़ने में, डीएनए खंडों को जोड़ने में, डीएनए को विकृत करने में, इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर का क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो जो लाइगेज है आप जानते हैं उसका काम है जोड़ना। तो यहाँ ज्वाइनिंग ऑफ बिट ऑफ डीएनए जो बी ऑप्शन है 46 में वही क्या है, सही हो जाएगा। एलटी ग्रेड जीआईसी 2015 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप आर रेसिस्टेंस अगेंस्ट, किसके रेजिस्टेंट होता है, इंसेक्ट के, वायरस के, बैक्टीरिया के, फंजाई के। तो बीटी क्रॉप किसके रेजिस्टेंट होता है दोस्तों, 47। तो दोस्तों जो बीटी क्रॉप है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के थ्रू बनाया गया मॉडिफाइड, तो वो देखेंगे इंसेक्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पे जाना जाता है। तो यहां ऑप्शन क्या है, ए सही हो जाएगा। एलटी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 2015 में अगला क्वेश्चन 48 का, हाइब्रिडोमा टेक्निक, हाइब्रिडोमा टेक्निक अभी चर्चा हुई थी, किसमें हेल्प करती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में,
इन विट्रो सेलुलर ग्रोथ फॉर टॉक्सिक स्टडीज में, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग्स फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस, मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज फॉर द कल्चर ऑफ मीडियम। तो आप देखिए हाइग्रोडर्मा टेक्निक क्या है, अंग का प्रत्यारोपण में काम आती है, अविषालुता अध्ययन हेतु पात्र कोश की वृद्धि है, जैव चिकित्सीय उपयोग हेतु रोग का लक्षणीय महत्व बनाने वाली ड्रग है, कोशिका कल्चर माध्यम से प्राप्त मोनोक्लोनिक प्रतिरक्षी है। तो 48 नंबर का प्रश्न देखें दोस्तों। तो अभी आपने पढ़ा था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण। तो दोस्तों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जो निर्माण है हाइब्रिडोमा टेक्निक से होता है, यह आपने अभी पढ़ा था। तो यहाँ ऑप्शन 48 में डी क्या है, सही हो जाएगा। एलटी 2018 में आया होगा अगला क्वेश्चन 49। कोल्हर और मिलस्टीन डेवलप द मेथड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेतु, गोल्डन राइस उत्पन्न करने के लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए, या फ्लेवर सेवर टोमेटो। बताइए क्या बनाया था। 49 नंबर का क्वेश्चन। तो जो दोस्तों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसके बारे में जो तकनीकी है वो कोलर और आप देखेंगे मिलस्टीन नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने दिया था। तो यहां आप देखेंगे ऑप्शन सी 49 में सही होगा। अगला पीजीटी बायोलॉजी 2014 में आया हुआ झारखंड डाइट प्रवक्ता वाले पेपर 50 नंबर का क्वेश्चन। एनी प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द इंटीग्रेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन टुगेदर इन अ सिंगल सेल। कह रहा है एक प्रक्रिया जिसका कि नतीजा है जीन्स के नए संयोजकों एकल कोशिका में समाकलन, और वह है यानी वह प्रक्रिया जिसका नतीजा है जीन्स के नए संयोगों का एकल कोश की समाकलन, है ना। और उस टेक्निक को क्या कहते हैं, आनुवांशिक पुनर्संयोजन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, संलयन या फ्यूजन कहते हैं, जेनेटिक फ्यूजन या आनुवांशिक विखंडन कहते हैं, एलेलो टाइपिंग कहते हैं, डी ऑप्शन के रूप में। तो यहां देखें दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन। तो यहां आप देखेंगे दोस्तों जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहां महत्वपूर्ण हो जाता है, और यही ऑप्शन क्या है, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में ऑप्शन ए। झारखंड डाइट प्रवक्ता 2014 में ही आया अगला क्वेश्चन 51 नंबर का। देखें दोस्तों क्या कह रहा है, आपके सामने है दोस्तों। Which these genes marker is the most likely to be highly polymorphic, have many different alleles। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा आनुवांशिक चिन्हक के अत्यंत बहुरूपी होने की अधिकतम संभावना है। आनुवांशिक जो चिन्हक है अत्यंत बहुरूपी हों उसकी संभावना किसमें ज़्यादा है। तो देखिए एक RFLP में, एक सूक्ष्म उपग्रह में, एक SNP में, और एक यह सभी समरूप से बहुरूपी है। तो आप देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, थोड़ा सा आपको यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आनुवांशिक संयोग से क्या होता है, नए जीवों को उत्पन्न किया जाता है, आप जानते हैं दो जीन को संयुग्मन के द्वारा। तो आप देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। तो यहां आप देखेंगे अगर, तो यहां जो दिया गया है माइक्रो सैटेलाइट, एक सूक्ष्म उपग्रह, ए ऑप्शन बी ऑप्शन के रूप में यहां दिया गया है। इनमें कौन सा आनुवांशिक चिन्ह के अत्यंत बहुरूपी होने की अधिकतम संभावना है।
तो जो सूक्ष्म उपग्रह है उसी की संभावना ज़्यादा है। बी ऑप्शन के रूप में आपको दिया गया है। दिल्ली पीजीटी 2015 में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। कोलरेटर ने परफॉर्म किया था क्या भाई? कोलरेटर परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द डिफरेंट वैरायटी ऑफ, विभिन्न किस्मों पर अपना जो प्रयोग किया था कोलरेटर ने, वो कौन सा है? टमाटर, तंबाकू, सलजम, टेकोमा। 52 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। तो देखें दोस्तों, साइंटिस्ट कोलरेटर, इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे उससे देखेंगे जो टबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट, तंबाकू वाला जो पौधा है, इसी पर अपना प्रयोग किया था। तो आप देखेंगे 52 में जो ऑप्शन आपका है वह बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लें दोस्तों, और ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी। राजस्थान विशेष पीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया अगला क्वेश्चन 53। द टेक्निक ऑफ सीक्वेंसिंग डिफरेंट कोलाइडल मटेरियल फ्रॉम दियर मिक्सचर, पद्धति जिसके द्वारा विभिन्न कोलाइडी पदार्थों को उनके मिश्रण से अलग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस, टीईएम, एसईएम, इलेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो 53 में देखें दोस्तों, 53 में जिसके द्वारा विभिन्न कोलाइडी पदार्थों को अलग किया जाता है मिश्रण से, वह कौन सी प्रोसेस है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वह प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अलग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन ए में ही आपको मिल रही है। राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2011 में अगला क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर टिम, टीईएम के लिए सही कथन क्या है? इसमें प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है, इसमें ग्लास लेंसों के स्थान पर विद्युत चुंबकीय लेंसों का उपयोग किया जाता है, इसमें वस्तु को सीधे आंखों से देख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है टीईएम के लिए? देखिए दोस्तों 54, यहाँ दिया है टीईएम, इसका फुल फॉर्म देखें तो क्या होगा दोस्तों? फुल फॉर्म इसका देखें, आप देखेंगे जो फुल फॉर्म इसका दिया गया है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टीईएम का यही फुल फॉर्म है। इसके लिए जो सही कथन है वो आपसे पूछ रहा है, इसकी खास बात क्या है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, वो आपसे पूछ रहा है। 54 नंबर का क्वेश्चन, तो अगर इसमें देखें दोस्तों तो यह एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन का क्या है उपयोग किया जाता है। अगर हम 54 के ऑप्शन की बात करें तो यहां आप देखेंगे पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ जो सी ऑप्शन दिया है दोस्तों, पहला और दूसरा, इसमें प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का उपयोग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हूं। दूसरा, ग्लास लेंसों के स्थान पर विद्युत चुंबकीय लेंसों का उपयोग ये किया जाता है। तो पहला और दूसरा जो सेंटेंस दिया गया है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए, वह सही हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए। ऐसा प्रश्न
आपको मिल सकता है एग्जाम में। राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2011 में आपका अगला क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड एज चेमेरिक डीएनए। किसको काइमेरिक डीएनए कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्संयोजक डीएनए को, जेड डीएनए को, सैटेलाइट डीएनए को, पालिंड्रोमिक डीएनए को, किसको डाइमेरिक डीएनए कहते हैं? 55। डाइमेरिक डीएनए किसे कहते हैं दोस्तों? यहां डाई होना चाहिए। जो डाइमेरिक डीएनए है उसे क्या है दोस्तों? 55। तो आप देखिए दोस्तों, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है दोस्तों, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है वही क्या है? काइमेरिक डीएनए है। माफ करिएगा, डाई निकल गया था, काइमेरिक डीएनए है ना। यहां देखिएगा ए ऑप्शन सही होगा। पीजीटी बायोलॉजी 2002 और 2011 में अगला क्वेश्चन, फर्स्ट सक्सेस ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है? फ्लेवर सेवर टमाटर, बीटी काटन, सोयाबीन, गोल्डन राइस। तो क्या है 56 नंबर का क्वेश्चन। तो आप देखेंगे दोस्तों, फ्लेवर सेवर जो टमाटर बनाया गया था, टोमेटो और पोटैटो का एक मिक्सअप, वही क्या है? पहला सफल ट्रांसजेनिक पादप है। तो 56 नंबर का क्वेश्चन, इसे 1994 में जो एफडी है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा मान्यता दी गई थी, इसको भोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लेवर सेवर टोमेटो और पोटैटो का एक कॉम्बिनेशन है फ्लेवर सेवर। आगे बढ़ें। राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2013 में अगला क्वेश्चन 57, एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर इज। कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर का एक उदाहरण है कॉस्मिड, फॉस्मिड, फेजमिड, प्लाज्मिड। कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर का एक उदाहरण क्या है दोस्तों? 57 नंबर का क्वेश्चन, कृत्रिम कृत्रिम क्रोमोसोम जो वेक्टर है उसका जो उदाहरण है कौन सा है? तो दोस्तों, जो फॉस्मिड दिया है यही क्या है? आप देखेंगे कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर है आपके 57 नंबर के क्वेश्चन में। डी ऑप्शन आपका, सॉरी बी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। पीजीटी बायोलॉजी 2013 में अगला क्वेश्चन 58 नंबर का, फ्लेवर सेवर टोमेटोज वेयर प्रोड्यूस बाय द ब्लॉकिंग बाय एक्सप्रेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ। फ्लेवर सेवर टमाटर उत्पन्न किए गए हैं उस जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर जो उत्तरदायी होता है पेक्टिनेज उत्पादन हेतु, पॉली गैलेक्टोयूरेनेज उत्पादन हेतु, एमाइलेज उत्पादन हेतु, काइटिनेज उत्पादन हेतु। तो 58 नंबर का प्रश्न देखें दोस्तों, पॉली गैलेक्टोयूरेनेज उत्पादन हेतु उपयोग जो किया जाता है फ्लेवर सेवर में, यहाँ अपन देखेंगे ऑप्शन बी सही होगा। फ्लेवर सेवर टमाटर उत्पन्न किए गए उस जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर देता है जो उत्तरदायी होता है किसके लिए? पॉलीगैलेक्टो रेनेज के लिए। तो यहाँ बी ऑप्शन 58 नंबर का प्रश्न। प्री एग्जाम
राजस्थान पीसीएस पीजीटी बायोलॉजी 2015 और आरपीएससी लेक्चर एग्जाम 2016 में आया अगला क्वेश्चन 59 टेक्निक ऑफ सूट टिप कल्चर वेयर डेवलप्ड बाय प्रवो सीड्स संवर्धन की तकनीकी विकसित की गई हैबरलैंड के द्वारा, व्हाइट के द्वारा, सिप्रा गुहा मुखर्जी तथा यस्सी महेश्वरी के द्वारा, मोरेल तथा मार्टिन के द्वारा। तो 59 नंबर का प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59। तो देखेंगे दोस्तों, मोरेल तथा मार्टिन के द्वारा जो ऑप्शन डी है प्ररोह शीर्ष संवर्धन की तकनीकी विकसित की गई थी। तो 59 में अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ दोस्तों डी आपका सही हो जाएगा। पीजीटी बॉटनी 2002 में आया होगा क्वेश्चन 60 नंबर का। इन रेप्लिकेशन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर ज्वाइंट टुगेदर, प्राकृतिक में ओकाजाकी जो खंड हैं एक साथ जुड़ते हैं डीएनए पॉलीमरेज से, एंडोन्यूक्लियस से, एक्सोन्यूक्लियस से, डीएनए लाइगेज से। तो जोड़ने का काम कौन करता है, यह प्रश्न आपके सामने आ चुका है 60 नंबर का प्रश्न। तो आप जानते हैं लाइगेज का काम जोड़ना है, तो डीएनए लाइगेज यहाँ क्या है, सही हो जाएगा। पीजीटी बॉटनी 2002-2015 में आया होगा अगला क्वेश्चन। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉपिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए, आरएनए से डीएनए बनाने की जो प्रोसेस है उसके लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, डीएनए गायरेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आरएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस वाली प्रोसेस के थ्रू। देख लीजिए 61 नंबर का प्रश्न, कौन जिम्मेदार है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्टेज है ऑप्शन डी के रूप में, वही क्या है यहाँ सही हो जाएगा 61 का ऑप्शन डी। पीजीटी बॉटनी 2002 में आया होगा अगला क्वेश्चन। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट विथ pneumococcus and mice to be so that DNA is the genetic material in also an example of। ग्रिफिथ का जो न्यूमोकोकस और चूहों के साथ दिखाने वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या बता रहा था कि डीएनए आनुवंशिकी सामग्री है। उदाहरण के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, फ्रेम शिफ्टिंग म्यूटेशन या ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ ग्रिफिथ का जो प्रयोग है न्यूमोकोकस और चूहों पर एक के साथ यह दिखाने के लिए किया गया था कि डीएनए आनुवंशिक जो सामग्री है वो क्या है, उदाहरण है। किसकी उदाहरण है, 62 नंबर का क्वेश्चन देखें तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसका उदाहरण है ट्रांसफॉर्मेशन का, यह दिखाने का प्रयास किया गया था। यहाँ 62 में ऑप्शन आपका क्या है, ए सही हो जाएगा। पीजीटी बॉटनी 2002 में आया अगला क्वेश्चन 63। द सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियम अनवाइंडिंग बाय द एंजाइम। जीवाणुओं के माइटोकॉन्ड्रिया के वृत्ताकार डीएनए अणु एंजाइम द्वारा खुलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए गायरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। 63 नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों। तो डीएनए जो गायरेज होता है इसी के सहायता से जीवाणु के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनके वृत्ताकार जो डीएनए अणु हैं वह एंजाइम द्वारा यानी डीएनए गायरेज एंजाइम द्वारा ही खुलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। पीजीटी बॉटनी 2003 में अगला क्वेश्चन। ट्रिटिकेल क्रॉप हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द
इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन, क्रिटिकल फसलों का उत्पादन किसके द्वारा, इंटरजेनिक ट्रांसजेनिक संकरण द्वारा किया जाता है, तो गेहूं और बाजरा, चावल और मक्का, गेहूं और धान, गेहूं और राई। तो देखिए दोस्तों 64 नंबर का प्रश्न, क्रिटिकल फसलों का जो उत्पादन है इंटरजेनिक या इंटरजेनरिक जो संकरण है द्वारा किया जाता है, तो किसमें, गेहूं का जो संकरण है दोस्तों वो किससे कराया गया था, राई से, है ना, इन्हीं के संकरण से हुआ था। तो आप देखें दोस्तों 64 नंबर का क्वेश्चन, तो आप देखेंगे ऑप्शन डी में यह मिलेगा। पीजीटी बायोलॉजी 2004 में अगला क्वेश्चन, प्लाज्मिड यूज एज द वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग मस्ट हैव, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में वेक्टर की तरह प्रयुक्त होने वाला प्लाज्मिड होना अति आवश्यक है। एंटीबायोटिक रोधक जीन का, प्रतिकारक के उद्गम का, जैव प्रकाश के जीन का, पोषक सहगमिता के जीन का। तो 65 क्वेश्चन नंबर 65 देखें दोस्तों, 65 में देखें, प्लाज्मिड यूज फॉर वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग मस्ट है, क्या रखना चाहिए उसके लिए 65, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में वेक्टर की तरह प्रयुक्त होने वाला जो प्लाज्मिड है वह अति आवश्यक है। उसके लिए क्या अति आवश्यक है, आपके पास ऑप्शन है, देखें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो बी दिया गया है, प्रतीकीकरण के उद्गम का यह होना चाहिए। तो 65 पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया अगला क्वेश्चन 66, GABA या न्यूरो ट्रांसमीटर ओपन अप विच टाइप ऑफ द आयनिक कैनाल इन द पोस्ट नेप्टिक मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द इम्पल्स कंडीशन। GABA जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आवेग संचरण के दौरान पश्च सिनेप्टिकल कला में कौन से आयन चैनल को खोलता है। तो यह थोड़ा सा क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। GABA का मतलब दोस्तों क्या है, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। ये क्या है दोस्तों, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, ये न्यूरोट्रांसमीटर है दोस्तों। तो आपसे पूछ रहा है क्या, आवेग संचरण के दौरान पश्च जो सिनेप्टिक कला है कौन से आयन चैनल को खोलता है, आयन चैनल का नाम आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आयन चैनल की बात किया है इसमें देखेंगे आप Cl माइनस माइनस LgC, ये जो आयन चैनल दिया है ऑप्शन सी ये सही हो रहा है। थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो चीज़ें जानकारी में आपके आएंगी। थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो ये CSIR नेट की जो परीक्षाएं होती हैं उस लेवल पे ले जाकर के प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और पीजीटी का प्रश्न है तो थोड़ा सा लेवल तो होगा ही। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया अगला क्वेश्चन 67 नंबर का, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देयर आर अबाउट जीन इन ह्यूमन जीन। मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव जीनोम में लगभग जीन उपस्थित होते हैं कितना, 67 नंबर का क्वेश्चन, कितने जीन उपस्थित होते हैं दोस्तों, तो लगभग 3000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 सॉरी 30,000 जो जीन हैं वो लगभग पाए जाते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन 68, अकॉर्डिंग टू द HGP अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ जीन इन अ ह्यूमन सेल। HGP के अनुसार मनुष्य की कोशिका में जीन की संख्या लगभग होती है। तो 68 में देखें दोस्तों,
30,000 टू 32,000 यहाँ दिया गया है, यही ऑप्शन सही होगा। अभी आप देख करके आ रहे हैं ऑप्शन सी। पीजीटी बालाजी 2011 में अगला क्वेश्चन 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम कैपेसिटी टू कैरिंग द फॉरेन जीन एज अ वेक्टर। निम्न में से एक वाहक के रूप में वाह जीन के अर्थों के वाहित करने की क्षमता सबसे ज्यादा किस में है? BCE, BAC, प्लाज्मिड, काजमिड या YAC। तो 69 में देखें दोस्तों, तो 69 में अगर देखें दोस्तों तो वाहक के रूप में वाह जीन को वाहित करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आप देखेंगे जो YAC है, इसी में सबसे ज्यादा वाहक के रूप में वाह जीन वहन करने की जो क्षमता है वह पाई जाती है। तो यहाँ देखें ऑप्शन जो डी आपका है उसमें दिया गया है, तो ये ऑप्शन 69 में डी सही होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर का, REFLP पैटर्न इज यूज फॉर। RELP विन्यास प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 17, तो आप देखेंगे यह जीन रिकॉम्बिनेशन में भी यूज होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज होता है, PCR टेक्निक में यूज होता है। यानी डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। RELF विन्यास कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है? तो यह तीनों में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन डी। पीजीटी बालाजी 2011 में आया अगला क्वेश्चन 71 नंबर का, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस DNA पीसेस साइज वाइज। DNA के टुकड़ों को आकार अनुसार व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस, PCR, नार्थन ब्लॉटिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो 71 नंबर का प्रश्न, अगर DNA के टुकड़ों को आकार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो उसे दोस्तों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम देते हैं। तो यहाँ 71 में क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टीजीटी बालाजी 2003 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, यद्यपि आनुवांशिकता आधारित अपृष्ठ सस्य पादप जिनमें रोग शाकानाशिक पीड़क के प्रति प्रतिरोधकता जैसे लक्षण हो बहुत सी लाभकारी होते हैं, फिर भी पर्यावरण के लिए वे गंभीर संकट खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पौधे खरपतवार रख रखाव में शाकनाशी का अत्यधिक व्यवहार होता है। ऐसे पौधों में पोषण में कृत्रिम उर्वरकों का अत्यधिक व्यवहार होता है। जीन प्रारूपी प्रतिवर्धा के परिणाम स्वरूप समष्टि किए गए जीन आकस्मिक लुप्त हो जाते हैं। नए पोषक जीन समष्टि करने के परिणामों के बारे में पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। तो 72 नंबर का क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 72 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके सामने है। तो यहाँ देखें अनुवांशिक आधारित अविकृत सस्य पादप जो हैं इनमें रोग शाकानाशी पीड़क के प्रति जो प्रतिरोधकता है, ऐसे लक्षण बहुत ही लाभकारी होते हैं, फिर भी पर्यावरण के लिए गंभीर संकट खड़ा कर सकते हैं। क्यों? यह प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ आप देखेंगे जीन प्रारूपी प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप समष्ट किए गए जो जीन है अकस्मात लुप्त हो जाते हैं, इसी वजह से यह समस्या पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो है 72 में सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इंग्लिश वर्जन हट गया है, नहीं है तो हिंदी वर्जन आप देख लें। 73 रेयर हाइब्रिड प्लांट कैन बी सेव्ड बाय। दुर्लभ संकर पादपों को बचाया जा सकता है परागकण संवर्धन से, भ्रूण संवर्धन से, जैव संवर्धन से, इनमें से कोई नहीं। तो अगर दुर्लभ पौधे हैं उनको बचाना है तो कौन सी तकनीक आप यूज कर सकते हैं मेरे दोस्तों? तो पॉलन कल्चर बेस्ट टेक्निक है दुर्लभ संकर पौधों को बचाने की। तो यहाँ ऑप्शन जो 73 है उसमें क्या है? ये ऑप्शन के रूप में आपको सही मिलेगा। 2010 में आया हुआ अगला क्वेश्चन 74 ब्लंट एंड लिगेशन इज अचीव्ड बाय। कुंद अंत बंधाव द्वारा किया जाता है ट्रांसफरेज, DNA लाइगेज द्वारा, टाइप फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज द्वारा। तो 74 नंबर का प्रश्न दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन देखें दोस्तों, तो यहाँ ब्लंट इंड लाइगेशन जो अचीव किया जाता है आप देखेंगे T4 डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। तो 74 में आपका ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखें आपके सामने है दोस्तों 74 का ऑप्शन बी। प्री एग्जाम 2010 में अगला क्वेश्चन, फ्लेवर टोमेटो इज द डेवलप फ्रॉम बाय यूजिंग, कौन सी टेक्निक यूज किया जाता है, आरएनए, फर्स्ट टेक्निक एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, ओवर एक्सपेंसिव प्रोटीन टेक्नोलॉजी, इंडक्शन ऑफ रेसिस्टेंस जीन। तो 75 नंबर का प्रश्न, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी यूज करके फ्लेवर जो टमाटर है उसका उपयोग किया गया है, टमाटर और पोटैटो का ये रूप बनाया गया था। तो आप यहाँ देख लीजिए। एलटी बालाजी 2018 में अगला क्वेश्चन 76, द एंजाइम व्हिच कैन बी कट मॉलिक्यूल्स डीएनए इनटू सेगमेंट नोन एज, जो डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर जाता है उसे क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, प्रबंधित एंजाइम, डीएनए गाइरेज। तो छोटे टुकड़ों में डीएनए को तोड़ने वाली जो एंजाइम है उसका नाम पूछ रहा है। 76 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है यही क्या करता है, डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है। तो यहाँ ऑप्शन सी क्या है, सही होगा। ये प्रश्न आप सभी जानते हैं, आसान प्रश्न था। एलटी बालाजी 2018 में अगला क्वेश्चन 77 नंबर का 77, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा खोजा गया था भाई, एलेक जेफरी के द्वारा, ए कानबर के द्वारा, मैरिस विल्किंस के द्वारा, मेसेल्स एंड स्टाल के द्वारा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात है वर्ल्ड लेवल पे किसने सबसे पहले खोजा था दोस्तों, तो आप देखेंगे एलिक जेफरिस, एलिक जो जेफरिस साहब हैं इन्होंने सबसे पहले खोजा था। यहाँ ऑप्शन आपका ए क्या है, सही हो जाएगा मेरे दोस्तों, 77 का ऑप्शन ए। प्री एग्जाम 2009 में आया अगला क्वेश्चन 78, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन ह्यूमन वाज डेवलप्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, मानव में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीकी पहली बार किसके द्वारा विकसित की गई, लालजी सिंह द्वारा, एलके जेफरी द्वारा, आरएनए थिंकटन द्वारा, जेके ब्लैक द्वारा। तो मानव में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की पहली बार किसके द्वारा की गई, अभी आप पढ़ के आए हैं, बताएं दोस्तों। ये थे एलेक जेफरी साहब, अभी आपने देखा था इससे पहले वाला प्रश्न में उत्तर। अगला क्वेश्चन एलटी बालाजी 2018 में आया हुआ 79, इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विद द क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कार, जीवाणु में गुणसूत्रीय अनुवांशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र वाह्य अनुवांशिक तत्व कहलाता है प्लाज्मिड, इपोसोम, पाइलस, न्यूक्लियोटाइड्स। तो 79 नंबर का प्रश्न देखें दोस्तों, जीवाणु से गुणसूत्रीय अनुवांशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र वाह्य अनुवांशिक तत्व कहलाता है, उसे प्लाज्मिड कहते हैं, आप सभी जानते हैं। 79 का ए ऑप्शन सही होगा। एलटी 2018 में ही आया हुआ 80 नंबर का अगला क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, टोरिस इरैकिंग है, एडवर्ड जेनर है, जोहान मेंडल है, कैरी मुलर्स है। तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखें दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों कैरोली इरेकी साहब यही क्या हैं, जैव तकनीकी के पितामह कहलाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन ए क्या है, सही हो जाएगा। एलटी बालाजी 2018 में आया अगला क्वेश्चन, सेक्सुअल इनकैपेबिलिटी कैन बी कवर्डेड बाय, लैंगिक असंगति को दूर किया जा सकता है अंडाशय के संवर्धन से, जीव द्रव्य के एकीकरण से, पात्रीय संजीशन द्वारा, इनविट्रो पॉलिनेशन द्वारा, पॉलन कल्चर द्वारा। तो लैंगिक असंगति दूर की जा सकती है कैसे दोस्तों, सेक्सुअल इनकैपेबिलिटी
कैसे ओवरकम हो सकती है, कैसे दूर की जा सकती है। 81 नंबर का प्रश्न, जीव द्रव के एकीकरण द्वारा प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के द्वारा, तो यहां आप देखेंगे बी ऑप्शन 81 में सही होगा। एलटी बालाजी 2018 में अगला क्वेश्चन 82, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेक द न्यूमरस कॉपीज ऑफ द स्पेसिफिक सेगमेंट डीएनए क्विकली एंड एक्यूरेटली। निम्न में से कौन सी विधि डीएनए के एक अमुक टुकड़े से उसी प्रकार के असंख्य टुकड़ों को शीघ्र और सही बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या लाइगेज चेन रिएक्शन। 82 नंबर का प्रश्न, तो पीसीआर टेक्निक इसी के लिए यूज होती है दोस्तों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहां आप देखेंगे सी ऑप्शन में दिया गया है, 82 में सी ऑप्शन आपका क्या है, सही होगा। झारखंड डाइट प्रवक्ता 2014 में अगला क्वेश्चन 83 नंबर का, क्रायो प्रिजर्वेशन इज यूज फॉर, शीत प्रतिरक्षण किसके लिए उपयोग किया जाता है? वियर के परिरक्षण के लिए, वियर के जीवित कोशिकाओं के, बहुत अल्प वयस्क भ्रूण को, उपरोक्त में से सभी। तो शीत परिरक्षक यानी क्रायो प्रिजर्वेशन किसके लिए यूज किया गया है दोस्तों? तो सही बात यह है कि यह सभी के लिए उपयोग होता है, चाहे प्रिजर्वेशन सीमेन का हो, चाहे सेल्स का हो, या यंग जो फोइटस है उसका हो, इन सब में इसका उपयोग आप देखेंगे कि किया जाता है। इस तरह से दोस्तों जो यह पोर्शन था 83 क्वेश्चंस का था, ये यहाँ कंप्लीट होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे प्रथम बार हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दोस्तों दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड हों आपको मिलें, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो एडवांस किताबें आपको हर बार प्रोवाइड की जा रही हैं उसका उपयोग करें, अपने कंपटीशन को वीट करें दोस्तों, लगे रहें। हमारा जो ये परिवार है लगातार वृद्धि करे, उसमें आप जुड़ें, यह हमारी मनोकामना है। आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।